पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें क्या होता है ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूँ कि ये कोई लाइन, ठीक है, ये एंगल थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो इधर कोई एक पॉइंट दे रखा है इस लाइन पर x1, y1, इसकी अप्रोच रहती है, कोई पॉइंट दे रखा है इस पर, ठीक है, और इस पर आपको r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चूज कर सेलेक्ट करना है, तो इसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन में कॉस थीटा, ये थीटा थीटा सेम है, y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू r। r यहाँ पर जो है डिस्टेंस है, कहाँ से, इस पॉइंट से, पॉइंट P से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है x, y, उसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं ये, ठीक है। तो ये जो लोकस आता है वो हमारा पॉइंट आता, मतलब इस लाइन पर सारे पॉइंट आते हैं, ठीक है। r ध्यान रखना क्या है, ये एल्जेब्राइक डिस्टेंस है, ओके। अब थीटा आपका 0 से पाई के बीच में होगा तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको आप देखो y माइनस वाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत जगह यूज होता है, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो यदि y ग्रेटर देन y1 हुआ, मतलब पॉइंट जो है इससे ऊपर हुआ, तो r आपका पॉजिटिव लेंगे, और y लेस देन y1 हुआ, मतलब पॉइंट इससे नीचे लिया, मान लो ये कोई पॉइंट ले लिया x, इस पे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नीचे आ रहा है y कोऑर्डिनेट के लिए, तो r नेगेटिव लेंगे, मतलब r जो है वो एल्जेब्राइक डिस्टेंस है, मतलब साइन के साथ लेना है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। r पॉजिटिव होता है मतलब इस पॉइंट से ऊपर है, ऊपर है मतलब समझ रहे हो, y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, तो वो r पॉजिटिव आएगा, यदि नीचे है तो r नेगेटिव आएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो कहीं भी इसका स्लोप दे रखा हो लाइन का, स्लोप दे रखा है तो हमें टेन थीटा पता है, क्योंकि स्लोप किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर। तो स्लोप दे रखा है तो थीटा पता है, ठीक है, और पॉइंट दे रखा है, उससे किसी उस पर, इस पॉइंट से उस लाइन पर कुछ डिस्टेंस की बात कर रहा हो, तो हम हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म से जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। कोई भी दिक्कत हो तो फिर से आप थ्योरी पोर्शन पढ़ना और क्लियर करना डिटेल में। ये कैसे आता है ये आपको प्रूफ करा दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म आपका, ओके। नेक्स्ट आता है आपका पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, जैसे मान लो मैं लाइन ले लूँ, ये लाइन क्या ले ली, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस पोर्शन को मैं L बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू 0, मतलब लाइन जो है वो किस में है, x, y में। तो जितने भी पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेंगे वहां पर तो L x y क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इस पर मैं कोई एक पॉइंट लूँ, जैसे मैंने P बोला, वो है x1, y1, ठीक है। अब इसके ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है उसकी बात नहीं हम करेंगे, क्योंकि उसकी बात हम दो पॉइंट के कंपैरिजन में आराम से कर सकते हैं। कैसे, जैसे पॉइंट लिया x1, y1 और दूसरा पॉइंट ले लिया x2, y2, इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड है क्या, P और Q। यदि सेम साइड है तो लाइन में आप, मतलब इसमें आप x1, y1 रखो और x2, y2 रखो, प्रोडक्ट कर दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो दोनों सेम साइन के होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो Lx1, y1, अच्छा ये पॉइंट यदि लाइन पे हो गया तो 0 हो जाएगा, तो वो वाला केस तो हम जानते ही है, अरे लाइन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा ना लाइन को, ठीक है। तो हम पॉइंट लाइन पे आ रहा है, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि दो पॉइंट दे रखे हैं, यदि दोनों एक साइड लाइन के ऊपर ले लो या फिर नीचे ले लो, दोनों केस इसी में आ गए, ठीक है। तो ऐसा किया तो कहने का मतलब है कि लाइन में आपने पॉइंट को रखा और इसमें भी पॉइंट को रखा, लाइन समझ लो इतना पार्ट x प्लस बी वाई प्लस सी में दोनों सेम साइन के आए, तो कहने का मतलब दोनों सेम साइड है। और एक पॉइंट जैसे मैं r ले लूं, उसको ले लिया x3, y3, तो लाइन में आपने पॉइंट p रखा और लाइन के अंदर आपने पॉइंट ये r रखा, दैट इज x3, y3। दोनों यदि अपोजिट साइन क्या है, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव आया, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब दोनों जो है लाइन के अपोजिट साइड है। तो कहीं भी आपको पता करना है, जैसे उसने कुछ दे रखा है कि मान लो ये दे रखा है x प्लस 2y प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, यदि आपको इसका निकालना, या सिंपली लाइन ले लें हम ये वाली, x प्लस वाई प्लस 1 ग्रेटर देन 0, कौन सी लाइन होगी, ये वाली, x और y इंटरसेप्ट दोनों नेगेटिव, ठीक है। अब हमें ये बोल रहा है कि कौन सा पोर्शन है, तो आप क्या करो, एक ओरिजिन रख दो, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो ओरिजिन के साइड वाले जितने भी पॉइंट है, मतलब अब ऊपर वाले पॉइंट हो गए, मतलब ये वाला रीजन हो गया लाइन का, ये वाला, बात समझ में आ गई। और भी 1, 1 रख दो, वो भी सेटिस्फाई करेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि जिधर 1, 1 आ रहा है वो वाला रीजन है आपका, ठीक है। इसी को हमने कनेक्ट किया इससे, ध्यान रखिएगा। नाउ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन, कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन मतलब 3 लाइन दे रखी है, तीनों यदि एक पॉइंट से पास होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन्स आर कॉन्करेंट, ठीक है। तो लाइन ऑफ कंकरेंसी
3 लाइन्स आर यदि कॉन्करेंट है तो उसके लिए क्या करोगे आप वो देखो। यदि 3 लाइन कॉन्करेंट है तो हम क्या बोलेंगे, x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। ऐसे ही a2 प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3 y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो तीनों एक पॉइंट से पास होना चाहिए। तो इसके कॉन्करेंटी के बहुत सारे तरीके हैं कि आप दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो जो तीसरे को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब तीनों एक ही पॉइंट से पास होगी। आगे ऐसे चेक कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, इन दोनों से आगे आपने देखा होगा फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ेंगे, इन दोनों से L1 प्लस लेमडा L2 लिखा। आगे बात समझ में? तो आपकी एल की लेमडा की वैल्यू आनी चाहिए। कैसे? हम मतलब किसी लेमडा के लिए ये पूरी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जानी चाहिए, किसी लेमडा के लिए, लेमडा रियल के लिए। बात समझ में आ गई? एक तो ये तरीका हो गया, और एक और क्या तरीका है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे पहला तरीका बताया था दोनों का पॉइंट ऑफ उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो जो कंडीशन आती है वो इनके डिटर्मिनेंट, इनके कोफिशिएंट एक्स और वाई का कोफिशिएंट a1 b1 और कांस्टेंट टर्म c1, ऐसे ही a2 b2 c2 और a3 b3 c3, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 यदि लाइंस कॉन्करेंट है तो। ये कंसेप्ट कैसे आता है, ये आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। या आप तो सिंपली ऐसे देखो कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरे को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से वो जो कंडीशन आती है वो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वही कंडीशन आती है। ठीक है, ओके। तो ये 3 लाइन कॉन्करेंट है तो नाउ अब एक और है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे इस पर दो पॉइंट दे रखे लाइन पर x1 y1 और x2 y2, तो लाइन की इक्वेशन हम 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं। तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म से भी लिखा जा सकता है। कैसे? कि यदि इस पे कोई पॉइंट x1 x, y आ रहा है और 2 पॉइंट गिवन है a और b, तो हम जानते हैं कि तीनों पॉइंट a b p कोलिनियर है, तो p इस लाइन पर आप कहीं भी ले लो वो इस लाइन में ही आएगा। तो इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया कितना होगा 0, मतलब x1 y1 1 x2 y2 1। ये भी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इससे क्या है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे कहीं कहीं आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे a b c, इसको मैंने ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2, इसको ले लिया x3 y3। तो आपसे कहीं कहीं पूछता है कि मीडियन की लाइन बताओ, मीडियन की इक्वेशन बताओ, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, x2 और x3 होगा और इधर y2 और y3 होगा y2। भाई राइटिंग पे मत जाना क्योंकि हमें पूरा कवर करना है इस लेक्चर में। ठीक है, 2 लेक्चर में सब कुछ कवर करना है। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए हम इस पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने x y, तो उसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, x1 y1 1 और ये x2, इसी में लिख रहा हूं मैं x2 प्लस x3 y2 y2 प्लस y3 y2 1। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 2। अब इन डिटर्मिनेंट आपको ज्यादा आइडिया नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये और x2 y2 1, इस 2 को लिखा हमने 1 प्लस 1, तो इसको हम 2 डिटर्मिनेंट में हमने मतलब रो 1 और रो 2 सेम रखा, दोनों में सम ऑफ डिटर्मिनेंट जानते हैं ना, वही हो रहा है। यदि टॉपिक नहीं पढ़ा है आपने इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो, डिटर्मिनेंट का टॉपिक यदि नहीं पढ़ा है तो ये जो है ये मीडियन की इक्वेशन ही है, ये और ये मतलब ये पूरा मिलके दिस प्लस दिस। यहाँ ये तो इक्वेशन जैसे हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखी है, फिर इस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से इसको स्प्लिट कर दिया सम में। ओके, तो इस हिसाब से आप आगे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे हमने यहाँ यूज किया था, यदि आप फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आगे सर्कल और भी यूज होता है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ क्या होता है कि 2 लाइन है आपके पास, जैसे एक लाइन ले ली मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो P ले लिया, तो इस पॉइंट P से पास होने वाली कितनी लाइंस होगी, इनफाइनाइट लाइंस होगी। तो वो लाइंस मतलब क्या, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऐसी इनफाइनाइट लाइंस होगी। एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होती है। ठीक है,
तो इस लाइन को मैंने बोल दिया L1 इज इक्वल टू 0, इसको बोल दिया L2, ठीक है। तो इन सभी की इक्वेशन में कंबाइंड फॉर्म में एक तो ये तरीका है कि आप दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकाल लो, और पॉइंट P आ गया तो एक पॉइंट जैसे मान लो ये आ गया आपका x नॉट y नॉट, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m x माइनस x नॉट। तो वहां पर जो वेरिएबल m है, तो एम आप चेंज करोगे तो आपको अलग अलग स्लोप की लाइन मिलेगी पी से पास होने वाली। एक तो वो तरीका हो गया, या दूसरा तरीका इतना ना करके हम सिर्फ ये लिख दें L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सबसे पहले तो ये बताओ है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि जहां पर x का कोफिशिएंट क्या आएगा A1 प्लस लेमडा A2, y का कोफिशिएंट आएगा B1 प्लस लेमडा B2 और C1 प्लस लेमडा C2 इज इक्वल टू 0। तो x और y में लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। अरे भाई x और y में जो भी लीनियर इक्वेशन है वो एक्स वाई प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन ही होती है क्या? तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और पॉइंट P L1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मैं पॉइंट P रखूं तो ये 0 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 0, तो ये क्या हमेशा 0 होगा क्या? तो इसका मतलब पॉइंट P को हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, और ये क्या स्ट्रेट लाइन है। तो ये सब सारी लाइंस हो गई P से पास होने वाली, एक्सेप्ट L2, क्योंकि इस फॉर्मेट में हमने लिखा तो L2 कभी भी लाइन यहां पर नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि L2 लाइन क्यों नहीं आएगी? L2 लाइन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जैसे मैं लेमडा 0 रख दूं, लेमडा जैसे लेमडा की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर जो लेमडा है वो रियल नंबर है, ठीक है, तब बात हो रही है। तो लेमडा यदि मैं 0 रख दूं तो लाइन आ जाएगी L1 इज इक्वल टू 0, बट L2 के लिए हमें मान लो लेमडा कॉमन लिया, तो उसके लिए क्या मानना पड़ेगा? लेमडा नॉट इक्वल टू 0 यदि कॉमन ले रहे हो तो ये आ जाएगा L1 प्लस 1 बाय लेमडा L2 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 बाय लेमडा L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 0। तो यदि L2 लाइन आना है, लेमडा नॉन जीरो तो कैंसिल हो गया, अब L2 लाइन आने के लिए 1 बाय लेमडा 0 होना पड़ेगा। तो 1 बाय लेमडा तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, लेमडा इन्फिनिटी की तरफ या नॉट डिफाइंड नंबर की तरफ अप्रोच करेगा। तो बस इसमें ध्यान, ऐसा कभी कुछ स्पेशल केस आया नहीं है, बट आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये जो लाइन है, ये दिस रिप्रेजेंट्स ऑल लाइन पासिंग थ्रू P एक्सेप्ट L2। और यदि मैं ऐसे लिख दूं L2 प्लस म्यू L1 इज इक्वल टू 0, तो ये L1 रिप्रेजेंट नहीं करेगा, L2 तो कर जाएगा जब म्यू 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो अब जैसे लिख रहे हो तो क्या होता है कि कभी कभी कैलकुलेशन हमने किया और लेमडा की वैल्यू कुछ लेमडा के लिए हम सॉल्व कर रहे हो, कुछ 0 इज इक्वल टू 2 आ गया, नॉट डिफाइंड टाइप आ गया, तो ध्यान रखना वो L2 लाइन बोला है। घबरा मत जाना कि ये कैसे आ गया। तो इस टाइप का कोई नॉन डिफाइंड एक्सप्रेशन आता है या जो हमारे समझ के परे है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि वो लाइन 2 ही बोलने वाला है। वो मतलब जो लाइन आपसे पूछी गई है, जो P से पास हो रही है, कोई जो भी गिवन कंडीशन है लेमडा निकालने के लिए, आपने उसको सॉल्व किया और 0 इक्वल टू 2 आ गया, मतलब वो लाइन 2 की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सर्कल में भी यूज होता है, फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज आप समझ रहे हो इसको आगे भी एप्लीकेबल होती है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है हाँ, अब जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, तो ऐसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का फॉर्मूला भी होता है। कैसे? जैसे आपसे बोला गया है कि लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट दे रखा है a x1 कॉमा y1, ठीक है। तो यहां से आपको डिस्टेंस निकालनी है। मान लो सबसे पहले तो एम डिस्टेंस की बात करें तो हमने किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर आपसे क्या बोला जाता है कि एम पॉइंट निकालो। मान लो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमने ले लिए x2 कॉमा y2, ठीक है, या एम पॉइंट आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे वो देखो। मतलब फुट ऑफ ए से किसी कोई पॉइंट ए है उस पर, उससे आपको इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, मतलब ए पॉइंट एम निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 अपॉन में x का कोफिशिएंट a प्लस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y का कोफिशिएंट दैट इज b। यहाँ आता है माइनस टाइम्स ये जो पॉइंट है इसमें उठा के रख दो। अब कुछ लोग क्या गड़बड़ी करते हैं, या जो लोग बहुत गंदा सोचने का मतलब मेरा ये है कि जो बताया जाता है उस पर तो ध्यान नहीं रखते,
बस कुछ उल्टा सीधा सोचना होता है उनके लिए। उनके लिए क्या है कि कुछ बोलेंगे कि सर लाइन को ऐसे लिखूं मैं या फिर लाइन को ऐसे लिख दूं, तो मैं तो पॉइंट इसमें पुट करूं या इसमें पुट करूं, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, क्योंकि आपने जब एक्स और वाई का कोएफिशिएंट लिया तो ए और बी लिया है, तो जिस फॉर्मेट में आप पहले चल रहे थे वही फॉर्मेट लेना है। यदि आप इस फॉर्मेट में आप पॉइंट को रखना चाहते हो तो यहाँ भी एक्स का कोएफिशिएंट माइनस से माइनस बी चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप कैसे भी करो वही वही आंसर आएगा। आंसर मैथ्स में कभी भी दो आंसर नहीं होते, ध्यान रखना। मैथ्स में या तो सही होता है गलत होता है, ऐसा नहीं कोई 80% सही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, इसका मतलब गलत आ रहा है, दो आंसर आ रहे हैं तो, ठीक है। तो x1 y1 रखा, तो यहाँ रख रहे हैं हम, है ना, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हमने यहाँ x और y का कोएफिशिएंट लिया था। तो हो जाएगा x1 प्लस बी वाई वन प्लस c1, सॉरी c1 नहीं c, x1 प्लस बी वाई वन प्लस c अपॉन में, ध्यान रखना डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलता है, ठीक है। अब ए पॉइंट की यदि इमेज की हम बात करें तो पॉइंट बी, ये तो आपका कौन सा पॉइंट हो गया, एम के लिए बात करें। पॉइंट बी निकालना है, मतलब ए की इमेज इस लाइन में, तो एम और बी एम जो है आपका बराबर होगा। ये जो डायग्राम समझ रहे हो इसी में समझ लेना जो भी है। तो इमेज के केस में आप क्या करते हो, बस 2 टाइम्स करते हो, बस क्या करते हो, 2 टाइम्स करते हो, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम कुछ ऐसे भी यूज कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये पॉइंट ए है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या लिया हमने, एम, और इमेज क्या ली थी, बी। तो ये और ये बराबर था, तो ये फॉर्मूला आया। अब यहां से ध्यान से देखो आप, ए बी जो है, ए बी डिस्टेंस एम के टर्म में हम लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। एम इतना पार्ट, मान लो लेंथ ए है, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, ए, तो ये कितना हो गया 2a, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एम। तो यहां कितना आ गया 2। समझ में आ रहा है कुछ। मान लो एक पॉइंट में ले लू सी, जो ये डिस्टेंस भी हमने ए ले ली, मतलब ए से एम की डिस्टेंस कितनी हो गई 3। तो जो ए सी है किसके बराबर है, 3am के बराबर। तो आपको सी पॉइंट सीधा निकालना है, तो सी पॉइंट निकालना है तो आप सीधा क्या लिख दो, यहाँ पर 3 लिख दो। बात समझ में आ गई। तो हमने कोई पॉइंट इधर लिया, के पॉइंट लिया, उसका यदि कोऑर्डिनेट निकालना है, और वो जो है मान लो के पॉइंट, मतलब ए के जो डिस्टेंस है वो कुछ n टाइम्स ऑफ एम है, n टाइम्स ऑफ एम है। तो वो के पॉइंट डायरेक्ट आप निकाल सकते हो यहाँ पर n रख के, माइनस के साथ, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक और चीज आती है, हमने क्या बोला अभी, ए से मान लो इस एम की डिस्टेंस कुछ ए दे रखी है, तो एक पॉइंट के लिया, उसकी डिस्टेंस कितनी है, एन ए के बराबर। तो वो पॉइंट के जो है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आ जाएगा। और सिमिलरली इसमें क्या था, ए और के जो है, ये पॉइंट एम था, तो ए के रिस्पेक्ट में एम और के सेम साइड है, जब ये फॉर्मूला लगाया, और यदि अपोजिट साइड हो गया, मान लो इधर मैंने कोई पॉइंट ले लिया के डैश, तो ए के डिस्टेंस मान लो कुछ डिस्टेंस एम एम के बराबर है, मतलब एम टाइम्स ऑफ ये जो डिस्टेंस है ए से एम, इसका एम टाइम्स है। और एम पॉइंट और के डैश में, अब के डैश की बात कर रहा हूं, एम पॉइंट और के डैश ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड है, और ए के डैश किसके बराबर है, एम टाइम्स ऑफ एम के बराबर है। तो यही फॉर्मूला रहेगा, बट ध्यान रखना यहाँ पर प्लस एम होगा। मतलब आपको जो पॉइंट निकालना है वो ए के रिस्पेक्ट में एम, और जो पॉइंट निकालना है सेम साइड हो तो माइनस टाइम्स जो भी लेंथ है उसकी, जैसे ये बताया था ना, ए सी जो है 3 टाइम्स ऑफ एम है, तो सी पॉइंट और एम पॉइंट जो है ए के सेम साइड है, तो यहाँ पर क्या किया था हमने, -3, ठीक है। और एम और जो पॉइंट हम ले रहे हैं दूसरा, मान लो ये लेंथ में बोल दूं 2a के बराबर है, ये कोई पॉइंट ले लिया हमने बी डैश तो बी डैश आपको निकालना है, तो यहां पर आप देखो ए बी डैश जो है किसके बराबर है, एम के बराबर, मतलब 1 टाइम्स ऑफ एम। तो आप यहां पर यदि आपको बी डैश निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 टाइम्स दिस। समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही एम टाइम्स है तो प्लस एम चलेगा। कब, जब ए के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट निकालना है और एम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड है तो प्लस, सेम साइड है तो माइनस। समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। नाउ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, जैसे ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस है x, y, स्मॉल x, स्मॉल y, आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ओरिजिन। अब इस ओरिजिन को हमने शिफ्ट किया। ओरिजिन को शिफ्ट किस हिसाब से कर रहे हैं कि आपका जो नया एक्सिस आएगा, नया शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं हम, इस पॉइंट पर, दैट इज h, k बोल दिया, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो नई एक्सिस को हमने बोल दिया कैपिटल X,
और नए वाई एक्सिस को क्या बोल दिया, कैपिटल वाई। ठीक है, तो कुछ पुराना कोऑर्डिनेट है, कोई भी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, किसके रिस्पेक्ट में, इस पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से वो एक्स कॉमा वाई है, और नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से वो मान लो कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर, स्मॉल एक्स के बराबर, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी जो नए एक्सिस के हिसाब से वो कैपिटल एक्स है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, एच के बराबर। तो स्मॉल एक्स किसके बराबर है, एच प्लस एक्स के बराबर। मतलब हमें न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो हो जाएगा एक्स माइनस एच। ऐसे सिमिलरली न्यू कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस जहां पर आपने शिफ्ट किया है। तो ये हो गया शिफ्टिंग के बाद जो नए कोऑर्डिनेट होंगे ये, और मान लो नए कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो पुराने निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। आगे बात समझ में, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक आता है रोटेशन ऑफ एक्सिस, इसी में कर लेते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग दी ओरिजिन। मान लो ये आपके पुराने कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, आपने पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को थीटा से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका नया एक्सिस हो गया, नया एक्स एक्सिस और नया वाई एक्सिस। तो मान लो कोई पॉइंट है जो पुराने एक्सिस के हिसाब से ये है और नए एक्सिस के हिसाब से कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई है। तो मान लो पुराने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और एक्सिस को चेंज कर दिया, तो नए कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, या फिर नए दे रखे हैं तो पुराने कैसे निकालेंगे। वो क्या होता है, वो होता है आपका नए कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई। पुराने कोऑर्डिनेट, एक मिनट, नए कोऑर्डिनेट है आपके एक्स और वाई, तो वो इधर आएंगे, और पुराने कोऑर्डिनेट क्या थे, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। तो आप एक ऐसे टेबल बनाओ। अब इसमें ध्यान रखना, जिन कुछ लोगों को जैसे आईआईटी बॉम्बे में सीएस ब्रांच में जाना है, कहाँ जाना है, आईआईटी बॉम्बे में सीएस ब्रांच में, जैसे सीएस ही बोलना चाहिए पर हम क्या बोलेंगे, सीएस, कंप्यूटर साइंस। तो सी का मतलब कॉस थीटा, एस का मतलब साइन थीटा। क्या है टारगेट आपका, आईआईटी बॉम्बे सीएस, ठीक है। तो कॉस थीटा साइन थीटा, इधर क्या रखना है, न्यू, ये क्या है, ओल्ड। आगे बात समझ में। तो कॉस थीटा साइन थीटा, अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन जानते हो क्या, वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो ये आपके आ गए। यदि नए दे रखे हैं तो पुराने निकालो, पुराने दे रखे हैं तो नए निकालो। कैसे निकालोगे, जैसे कैपिटल एक्स में लिखूं तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ एक्स कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ वाई साइन थीटा। कैपिटल एक्स मतलब नया, जो भी कैपिटल में लिखा है वो नया कोऑर्डिनेट है, और जो स्मॉल में लिखे हैं वो पुराने हैं, ठीक है। अब जैसे आपको मान लो न्यू दे रखा है तो ओल्ड निकालना है, तो स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। आगे बात समझ में ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इसको ध्यान ऐसे रखना, कैसे ध्यान रखोगे, ये आपके होते हैं न्यू, इधर होते हैं ओल्ड, और इधर क्या है, सी एस ब्रांच, कॉस, सी का कॉस थीटा, एस का साइन थीटा, और फिर उसका डिफरेंशिएशन, ऐसे याद रखना, ओके। और इसमें भी ध्यान रखना कि हमने ओरिजिन को चेंज नहीं किया है, ओरिजिन वही लिया है, बस कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दिया थीटा एंगल से। अब ये कैसे आता है, ये आपने जो रेगुलर लेक्चर से उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंगल बाइसेक्टर। जैसे दो लाइन है आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दोनों मान लो इंटरसेक्टिंग लाइन से। तो इसके दो एंगल बाइसेक्टर होता है, एक तो ये होता है और एक दूसरा ये होता है, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ओके। तो हम जानते हैं एंगल बाइसेक्टर का लोकस कैसे निकालते हैं, कि इस पे कोई पॉइंट लिया जैसे x, y, तो इसका लोकस आ जाएगा किस हिसाब से, कि पॉइंट P से दोनों पर जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी। तो वहां से क्या लोकस क्या आ जाता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस कैसे आता है, हमने दोनों की डिस्टेंस बराबर की तो मॉड आना चाहिए, मॉड को हटाया तो प्लस माइनस आ गया। प्लस माइनस आने का मतलब है कि दो बाइसेक्टर आएंगे तो दो बाइसेक्टर होना भी चाहिए। मान लो इसको बोल दिया लाइन 1 लाइन 2, लाइन 1 लाइन 2, ठीक है। ये बाइसेक्टर को बोल दो B1, इसको बोल दो B2, दो बाइसेक्टर है। अब हमें कैसे पहचाने कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, मतलब जैसे दो लाइन है, ये एक्यूट एंगल दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, और ये कैसा दिख रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर।
तो इसका जो बाइसेक्टर है वो क्या कहलाएगा, मतलब इस रीजन में से जाएगा जहां पर एक्यूट एंगल बन रहा है, उसमें से जो बाइसेक्टर जाएगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जो दूसरा वाला होगा जो ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उसको ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो एक्यूट और ऑब्ट्यूस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका इस पे पॉइंट पी ले लो, तो पॉइंट पी किसी भी लाइन पे ले लिया, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली। यदि एक्यूट एंगल 90 डिग्री है दोनों के बीच में तो वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? तो 90 डिग्री है तो एक्यूट ऑब्ट्यूस की बात ही नहीं होगी। तो यहाँ से इस पॉइंट से मान लो डिस्टेंस कुछ d1 है, इधर से d2 है, तो जिधर से डिस्टेंस 1, जिस बाइसेक्टर की इक्वेशन आपके पास दो आ गई, प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो जिस बाइसेक्टर से आपकी डिस्टेंस कम आई वो एक्यूट एंगल होगा, दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि मान लो एक बाइसेक्टर कोई भी उठा लिया और इसका स्लोप और इसका स्लोप ले लिया, तो इनके बीच में एंगल निकाल लिया tan थीटा। तो tan थीटा जो भी निकलेगा एक्यूट ही निकलेगा। क्यों एक्यूट निकलेगा? क्योंकि पूरा हमने ये थीटा लिया है, पूरा एंगल 2 थीटा होगा। तो जो पूरा एंगल है 2 थीटा वो पाई से तो कभी ज्यादा हो नहीं सकता, तो 2 थीटा बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 2 से कम। तो कहने का मतलब एक्यूट एंगल ही आएगा। तो दोनों के बीच में एंगल निकाल लो, निकाल लिया, एक्यूट एंगल निकाल लिया। अब वो यदि एंगल 45 से कम आ गया, तो थीटा 45 से कम मतलब 2 थीटा 90 से कम, तो वो एंगल बाइसेक्टर जो आपने लिया था वो क्या हो गया, एक्यूट एंगल। और थीटा 45 से ज्यादा, 45 से ज्यादा मतलब 90 तक की बात कर रहा हूँ, और ज्यादा मत ले लेना। तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 90 से ज्यादा। तो कहने का मतलब जो आपने बाइसेक्टर लिया है वो ऑप्टिक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये दो तरीके हो गए। और एक और तरीका है, कौन सा? यहाँ पर x का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट a1 a2 और y के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट b1 b2। इसका जो साइन होगा x a1 a2 प्लस b1 b2 का, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना C1 C2 पॉजिटिव नेगेटिव, उसका झमेला ही नहीं है। मैं तो आपसे सीधा बोल रहा हूँ कि किसी भी फॉर्मेट में मतलब इसको इधर लाके भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो x का जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट, y के कोफिशिएंट का दोनों का प्रोडक्ट का सम, यदि इसका जो भी साइन आएगा उस साइन से आपको ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, और बचा कुचा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो ये पॉजिटिव आ गया, तो इधर से जो पॉजिटिव आएगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, तो नेगेटिव क्या हो गया, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और a1 a2 प्लस b1 b2 आपका यदि नेगेटिव हो गया तो इसका जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब माइनस साइन का है, तो माइनस साइन आपको क्या देगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, और प्लस साइन क्या देगा, बचा कुचा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में आ गई? ओके। अब कुछ आता है बाइसेक्टर ऑफ द लाइन L1 L2, वही वाली बात कर रहा हूं मैं, L1 L2, जिस रीजन में पॉइंट P आ रहा है। पॉइंट P मान लो कुछ ले लिया मैंने, क्या ले लिया, x1, y1। क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर ऑफ L1 L2 कंटेनिंग द पॉइंट P कंटेन हाँ, मतलब जिस रीजन में पॉइंट P आ रहा है उस रीजन का एंगल बाइसेक्टर। तो वो जो पॉइंट P आ रहा है किसी भी रीजन में आ सकता है, मान लो ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है, तो वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है। मतलब पॉइंट P में ले लूं, समझना, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो ऐसे ले लो कुछ, अब तो दिख रहा है ना एक्यूट और वो ऑब्ट्यूस, तो L1 L2। तो हमें क्या निकालना है, बाइसेक्टर ऑफ द इक्वेशन कंटेनिंग द पॉइंट P, क्या बोलना चाहिए इसको, हाँ, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग द रीजन विच कंटेन्स पॉइंट P। आगे बात समझ में? मतलब जिस रीजन में पॉइंट P आ रहा है तो उसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। जैसे पॉइंट P आ रहा है, इस एंगल बाइसेक्टर में आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ध्यान से सुनो। इस केस में वो भी आ गया, ओरिजिन भी आ गया, ठीक है। तो जिस रीजन में ओरिजिन आ रहा है उसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये तो हमने एक सिंपली किसी पॉइंट P के लिए बात कर ली। तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है आपको, लाइन 1 में पॉइंट रखना है, ठीक है, और लाइन 2 में पॉइंट रखना है। लाइन 1 में रखने का मतलब इसको मैंने बोल दिया L1, इसमें पॉइंट रख रहे हैं और इसमें पॉइंट, इस एक्सप्रेशन में पॉइंट रख रहे हैं। अब ये मत बोलना कि पॉइंट इज इक्वल टू 0 थोड़ी ना होगा, उस पर आएगा तभी 0 होगा। अरे बोल नहीं बोल रहे, समझ में आ रहा है? इसमें पॉइंट को रखो, इसमें पॉइंट को रखो, रखा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया, या कहीं कहीं डिवीजन भी होता है, प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट मान लो पॉजिटिव आएगा या फिर क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है।
ठीक है, तो मान लो प्रोडक्ट निगेटिव आ गया, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इस प्रोडक्ट का जो भी साइन है, यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इस एक्सप्रेशन से जो पॉजिटिव साइन के साथ एंगल बाइसेक्टर होगा वही आपका रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है। जो पॉइंट पी जिस रीजन में आ रहा है उसको जो बाइसेक्ट कर रहा है वो वाला बाइसेक्टर आपका प्लस साइन के साथ जो मिल रहा है वो हो गया। अब प्लस साइन के साथ वो एक्यूट ऑब्ट्यूस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा इन कंडीशंस पे। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो रीजन है पॉइंट पी है किस रीजन में आ रहा है, एक्यूट है ऑब्ट्यूस में आ रहा है, तो आपने यहाँ क्या लिया, प्लस साइन। और मान लो a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव है, तो प्लस साइन के साथ कौन सा मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये जो पॉइंट है वो ऑब्ट्यूस रीजन में आ रहा है। निगेटिव आ रहा है तो यहां से जो भी माइनस साइन के साथ आप लोगे, नेगेटिव साइन के साथ बाइसेक्टर, वो वाला बाइसेक्ट उस रीजन को बाइसेक्ट करेगा जिस रीजन में पॉइंट पी आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब पॉइंट पी की जगह में x1 का y1 की जगह ओरिजिन रख दूं तो आपका केस हो जाएगा ओरिजिन वाला। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग द रीजन कंटेनिंग पॉइंट ओ, ओरिजिन। ठीक है, हाँ, इसमें एक और बहुत बढ़िया पॉइंट है। कौन सा पॉइंट, जैसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या ध्यान से सुनना है आपको। जैसे दो लाइन है L1 और L2, आपसे बोला गया है एक थर्ड लाइन है जो इन दोनों लाइन के इक्वली इंक्लाइंड है। क्या बोला गया है, एक थर्ड लाइन है L1 L2 के इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब जो एंगल बनेगा वो इक्वल बनेगा। ठीक है, तो उससे जो ट्रायंगल बन रहा है, तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा कि लाइन L1 L2 दे रखा है, तो आपसे लाइन L3 पूछी गई है और एक और कोई कंडीशन दे दी, मान लो कोई पॉइंट कुछ पॉइंट 1,2 से पास हो रही है। एक फॉर एग्जांपल आपको क्या बताना है, लाइन L1 L2 के इक्वली इंक्लाइन लाइन है जो कि पॉइंट 1,2 से पास हो रही है। तो इसका सबसे बढ़िया फंडा ये है कि ये जो यदि लाइन इक्वली इंक्लाइंड है तो ये जो लाइन है इनके जो बाइसेक्टर्स होंगे, मतलब मान लो एक बाइसेक्टर B1 है और दूसरा बाइसेक्टर B2 है, तो ऐसी 1,2 से पास होने वाली लाइन है। तो आप इतना याद रखना कि जो भी लाइन आएगी जो लाइन L1 और L2 के इक्वली इंक्लाइंड है तो वो बाइसेक्टर के पैरेलल होगी। तो एक लाइन ऐसी मिलेगी, एक लाइन ऐसी, मतलब इस बाइसेक्टर के पैरेलल। ओके, और एक लाइन आपको इधर मिलेगी और एक लाइन इधर। क्यों, क्योंकि इस लाइन इसके इस बाइसेक्टर के पैरेलल। तो ऐसी 4 लाइन मिलेगी। तो 4 लाइन में उसने बोल दिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, या कोई भी कंडीशन दे रखी होगी, वो दूर की बात होगी। तो मैंने जो बताया, क्या बताया है, जैसे 2 लाइन दे रखी है L1 और आपके लिए L2, आपसे पूछा गया है थर्ड लाइन बताओ और कोई कंडीशन दे रखी होगी, है ना, जो इन दोनों L1 और L2 के इक्वली इंक्लाइंड है। तो आप क्या करोगे, इसका जो स्लोप होगा और इसके जो बाइसेक्टर्स का स्लोप होगा वो सेम होगा, मतलब ये जो थर्ड लाइन होगी उसके बाइसेक्टर्स के पैरेलल होगी। तो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, क्योंकि इसके पैरेलल। तो ऐसी 4 लाइन पॉसिबल है, और कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी है तो 4 लाइन से कुछ केसेस कम हो सकते हैं। कुछ समझ में आया? ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, अगला है भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या होती है भाई? जनरल 2 डिग्री इक्वेशन होती है आपके पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कॉनिक में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब हमने कुछ डेल्टा डिफाइन किया। डेल्टा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी। ए बी सी क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए, वाई स्क्वायर का बी, और जहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट 2g, वाई का कोएफिशिएंट 2f और एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h। तो यहाँ आएगा एच जी एफ, इधर आएगा एच जी एफ। तो ये डेल्टा यदि 0 है आपका,
तो ये जो 2 डिग्री की इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसी डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करो तो ये आएगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करो तो ये आएगा। कंडीशन कैसे आती है, आप किसी में एक में क्वाड्रेटिक बनाते हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो उसका फिर D0 करते हो तो ये कंडीशन आती है क्या। ठीक है, अब इसके अंदर हाँ, अब इसमें भी लाइन्स यदि रियल डिस्टिंक्ट है या फिर कोइंसाइड कर रही है या फिर इमेजिनरी है, तो हम बात करते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी की। एच स्क्वायर माइनस ए बी ये पॉजिटिव है तो लाइन्स कैसी होंगी, दोनों लाइन रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी। एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 है तो दोनों लाइन कोइंसाइड करेगी। और तीसरा केस एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो लाइन्स कैसी करेगी, लाइन्स क्या होगी, इमेजिनरी लाइन होगी। अच्छा, यहाँ पर हमने लाइंस, इसको हम कोइंसाइड नहीं बोल सकते, यहाँ पे पैरेलल लाइंस होगी, है ना, क्योंकि यदि हम होमोजेनियस डिग्री मतलब 2 डिग्री में होमोजेनियस इक्वेशन ले ले, ये वाले ये वाला पार्ट हटा दें तो ये क्या है, होमोजेनियस डिग्री। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पर x की पावर और y की पावर का सम सभी टर्म में कांस्टेंट हो, तो वो होमोजेनियस इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, x की पावर जैसे यहाँ देखो 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 y पावर 1, सम कितना हो गया 2, इधर y पावर 2, तो सब में कांस्टेंट चल रहा है, तो ये हो गई 2 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन। तो ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है हमेशा 0,0 से पास होगी, हमेशा 0,0 से पास होगी। तो इस केस में एच स्क्वायर माइनस ए बी हुआ तो हमेशा पॉजिटिव, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हुआ तो इस केस में लाइन कोइंसाइड करेगी। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से तो पास कर रही है, तो पैरेलल, तो ये ऐसा केस तो हो नहीं सकता, तो इसमें ये केस ऐसा हो सकता है, तो कोइंसाइड भी कर जाए वो केस भी हो सकता है, तो इसलिए हमने वहां पे पैरेलल लाइन बोल दिया। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी निगेटिव है तो इमेजिनरी लाइन हो जाएगी, बट रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ इसमें ध्यान रखना, क्योंकि हमें ये पता है कि ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी निगेटिव हो गया, बट इसका पॉइंट, लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस प्लेन पे हम नहीं बना सकते, बट उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता है वो क्या है, ओरिजिन। ओके, अब इसमें जैसे 2 लाइन्स है, उनका यदि स्लोप निकालना है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लाइन ले ली हमने ओरिजिन से पास होने वाली, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इज इक्वल टू एम एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें m में क्वाड्रेटिक आ गई, तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सब पता चल गया। या दूसरा तरीका, होमोजेनियस इक्वेशन है, हमेशा ध्यान रखना होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन मतलब ओरिजिन से पास हो रही है, n डिग्री का, हमने 3 डिग्री का बना लिया, कितनी डिग्री का बना सकते हैं, मतलब 3 डिग्री का बना लिया तो 3 लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अब रियल डिस्टिंक्ट होगी वो बात दूर की है, पर 3 लाइन रिप्रेजेंट करेगी। 3 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक्स क्यू बोल दूं प्लस बी वाई क्यू प्लस कुछ बोल दिया सी एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, क्या है, 3 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है क्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि एक्स की कॉफिशिएंट और एक्स की पावर और वाई की पावर का सम 3 चल रहा है, तो 3 लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आप हमेशा क्या करना, ध्यान से सुनिएगा, एक्स जैसे होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसको आप एक्स स्क्वायर से, 2 डिग्री का है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बी के साथ, इसको पहले लिख दिया, फिर इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2h वाई बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब ये जितनी भी लाइनें सब ओरिजिन से पास हो रही है, तो इस पर कोई भी पॉइंट लूं मैं x, y, तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 0,0 से, वो हो जाएगा y बाई एक्स, तो y बाई एक्स को क्या रख सकता हूं मैं m, तो ये हो गया बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सम ऑफ रूट आ गया m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया a बाई बी। आगे बात समझ में, ओके। तो आपको कभी कभी क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना यार, क्या बोल है ना, क्या बोला जाता है कि ये पेयर ऑफ लाइंस दे रखी है, मान लो हमें इसके परपेंडिकुलर लाइंस निकालनी है, तो आप क्या करो, इसके परपेंडिकुलर लाइन, मान लो इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन ऐसी है 90 डिग्री, तो इधर स्लोप x, y है, इधर स्लोप क्या y बाई एक्स है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई वाई, तो जहां भी आपको y बाई एक्स दिख रहा है उसको आप रिप्लेस कर दो माइनस 1 बाय y बाई एक्स से, तो वो लाइंस क्या हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर लाइन से और ओरिजिन से पास होगी। तो ये कंसेप्ट आप हेटेरोजीनियस इक्वेशन, हेटेरोजीनियस मतलब ये वाला आप पार्ट आएगा तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखो भाई कम टाइम में बहुत कुछ है, ठीक है, कुछ पॉइंट मिस कर रहे हो या डिटेल में जाना है तो वापस लेक्चर में जाओ और फिर से उसको देखो, क्लियर है।
तो ध्यान रखना ये वाला फंडा, यदि परपेंडिकुलर लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है तो स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m। तो जहां y/x लिखा है उसको आप इससे रिप्लेस कर दो, क्योंकि m1 m2 क्या होगा, -1, स्लोप का प्रोडक्ट -1। ओके, अब जैसे 3 डिग्री है, यहां से आपको 3 लाइन, यहाँ पे 3 लाइन है, उनका स्लोप निकालना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, इसको x² से डिवाइड किया था, इसको x³ से डिवाइड कर दो, तो वो बन जाएगा m में क्यूबिक बन जाएगी, m³ प्लस समथिंग m के साथ जो भी है, m में क्यूबिक बन रही है। तो यहाँ पर m की जो 3 वैल्यू आएगी वो 3 लाइन का स्लोप है। ठीक है, अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, जैसे मैं लाइन ले लूं कुछ ये, मान लो हम तो ऐसे ही लेते हैं, छोड़ो लाइन को छोड़ो, ये मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका। ठीक है, आपकी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो कुछ ऐसी है, ओरिजिन से पास होगी, होमोजीनियस की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x² + 2hxy + by² = 0। अच्छा, और 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करेगी, या मतलब 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों, क्योंकि आपका GFC यदि 0 हो गया तो GFC 0 होने से ये टर्म 0, ये 0, ये, या यहाँ लिख लो यार, GFC यदि 0 हो गया तो एक कॉलम 0 मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, तो हमेशा डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होगी वो। ठीक है, अब रियल डिस्टिंक्ट होगी तो उसके लिए h² - ab चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बता रहा था, जैसे होमोजीनियस इक्वेशन है ये और ये 2 लाइन है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है, एक AC है और एक AC है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज ओरिजिन, इसको उठा के मैंने कहीं रख दिया। क्या किया, ओरिजिन पे उठा के इसको कहीं रख दिया। तो ओरिजिन पे उठाने से, रखने से लाइन का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है। मतलब ये पहले ओरिजिन था, अब वो यहाँ पर आ गया, मान लो पॉइंट हो गया h, k। तो अब जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी x² + 2hxy प्लस पॉइंट ऑफ, इसके कारण by² तो होगा, और इसके कारण ओरिजिन को, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के कारण x का टर्म और y का टर्म आ जाएगा। तो इसमें आप एक चीज का ध्यान रखो, वो hk के टर्म में आएगा कुछ, तो हमने तो एक जनरल लिख दिया। बात समझ में आ रही है, अरे कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि आप ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन तो नहीं है, लाइन का नहीं है ना, इस टाइप में लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। पर आप ध्यान रखो कि ये जो लाइन है और ये लाइन है पैरेलल है, क्योंकि इसको ऐसे उठा के रखा है, तो ये लाइन और ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। तो कहने का मतलब ये है, यदि मुझे इसमें जो 2 लाइन से उनका स्लोप निकालना है तो आप सिर्फ होमोजीनियस पार्ट ले सकते हो, क्योंकि होमोजीनियस पार्ट है तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँ तो स्लोप तो सेम ही रहेगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। तो यहाँ से आप पैरेलल, जो जैसे ये वाला पार्ट, मतलब यही लिया मैंने, तो होमोजीनियस पार्ट लेने से लाइन का स्लोप निकाल सकते हो आराम से। अब लाइन निकालना है तो उसके फिर बहुत सारे तरीके हैं। क्या तरीके, बहुत सारे में एक तो बता दो, कौन सा तरीका है, कि स्लोप आ गया तो हमारे पास एक वेरिएबल रहा बस कांस्टेंट टर्म, तो दोनों में कांस्टेंट टर्म निकाल लिया, दोनों का प्रोडक्ट इसको कंपेयर कर लिया तो वो दोनों का कांस्टेंट टर्म आ गया। तो समझ में आ रहा है, एक ये हो गया। या फिर फैक्टर बना लो इसके क्वाड्रेटिक करके, एक में क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व कर लो तो 2 फैक्टर बन जाएंगे। यदि स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर इनटू लीनियर एक्सप्रेशन = 0 आएगा, तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो 2 एक्सप्रेशन आ रहे हैं। इसका मतलब एक में क्वाड्रेटिक बना के दूसरे को सॉल्व करो। समझ में आ गई बात। तो ये वाली चीज ध्यान रखना, बस हेट्रोजीनियस इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होमोजीनियस पार्ट लेके उन लाइंस का स्लोप आसानी से, क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान है क्योंकि क्वाड्रेटिक बन जाती है। क्वाड्रेटिक के तो हम शहंशाह है, हो कि नहीं, नहीं हो तो हो, फिर नहीं अभी तक नहीं हो शहंशाह तो बनो, नहीं तो दिक्कत होगी। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे, हाँ, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। अच्छा यार अभी लिखा था, चलो एक बार लिख लेते हैं। ये लाइन है, ठीक है, इनके बीच 2 लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो पेयर ऑफ, ये तो है ही पेयर लाइन रिप्रेजेंट, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा tan θ = 2 √h² - ab/a + b।
ठीक है। a प्लस बी जीरो मतलब ये हो गया नॉट डिफाइंड, मतलब थीटा हो गया π/2। तो a प्लस बी जीरो हो जाए तो हम क्या, अच्छा यदि एंगल की बात करें तो इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें, एक ही बात है। समझ में आ रही है बात? अरे कुछ समझ में आया? तो और एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो हो जाए तो लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल या फिर कोइंसाइड भी कर सकते हैं। और यदि होमोजेनस पार्ट लिया तो अभी बताया मैंने कोइंसाइड ही करेगी, ठीक है। और a प्लस बी जीरो हो गया तो मैं इसकी बात करूं, अभी बताया क्या है यार, मतलब ये वाला पार्ट लो, इसको शिफ्ट करके देखो तो स्लोप तो एक ही होगा दोनों का। तो a प्लस बी जीरो मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यदि जीरो है तो दोनों लाइंस जो आएगी आपकी वो दोनों कैसे आएगी, परपेंडिकुलर लाइंस आएगी। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। यदि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है आपस में 90 डिग्री पे है तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी जीरो। और यदि होमोजीनियस इक्वेशन है, मतलब इतना पार्ट ले लिया मैंने, और एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो है तो लाइन कैसी होगी, कोइंसाइड करेगी। मतलब ओरिजिन से तो पास हो गया, दोनों लाइन कोइंसाइड करेगी। क्लियर? और एक और पॉइंट है इसमें, इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस है तो एच आपका क्या होगा, जीरो। मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका, जीरो। कब? जब लाइन एक्स एक्सिस के इक्वली इंक्लाइंड है तब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। कैसे आएगा वो, जैसे इक्वली इंक्लाइंड लूं मैं तो एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा माइनस, मतलब स्लोप के लिए एक का स्लोप एम है तो दूसरे का स्लोप माइनस है, तो सम ऑफ रूट कितना होता है, -2h/b। तो वो हो जाएगा जीरो, मतलब एच कितना हो गया आपका, जीरो। ओके। नाउ नेक्स्ट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस। अच्छा, अब इसी के बाइसेक्टर की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। यदि इसके बाइसेक्टर निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लो अपॉन में ए माइनस ए, बी माइनस ए मत कर देना, एक्स स्क्वायर लिखा तो पहले इसका कोफिशिएंट इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में इनके कोफिशिएंट का हाफ, दैट इज एच। तो ये हो गए आपके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन। अब कुछ लोग यहाँ सोचेंगे, क्या सोचेंगे मुझे पता है क्या सोचेंगे, वो बोलेंगे सर यदि ए और बी बराबर हो गया है तो जीरो हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, नॉट डिफाइंड होता ही है। पर भैया क्या होता है कि कुछ चीजें हम लोगों को ऐसी कुछ लिखना पड़ता है कि ताकि तुम्हें आसानी से याद रहे, है ना। तो ये एक्सप्रेशन आसानी से याद हमें रहता है, इसलिए इस टाइप से हम लिख देते हैं, लिख दिया। अब आपको ये भी बताया जाता है कि यदि ऐसा कुछ कंडीशन आए कि नॉट डिफाइंड हो जाए तो थोड़ा दिमाग आपको लगाना है। कब? जैसे हमने डेरिवेशन किया था तो एक्सप्रेशन आपका ये नहीं आता है, डेरिवेशन के समय एक्सप्रेशन ये नहीं आता है। उस समय ये होता है यदि जीरो आ गया तो आप क्या करो, इसको कृपया करके क्या करो, इसको इधर लिख दो। इसको इधर लिख दिया तो a माइनस बी जीरो हो गया, तो अब तो चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वेशन आपकी बाइसेक्टर्स की इक्वेशन हो गई। समझ में आ गया? h जीरो हो गया तो उसको उधर करके लिखते हैं, तो एक्स वाई इक्वल टू जीरो, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके एंगल बाइसेक्टर हो गए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान, थोड़ा अपने को दिमाग लगाना है। कुछ चीजें क्या होती है याद रखने के हिसाब से बोली जाती है, ठीक है। और जानते होंगे, बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, बट जो जिन लोगों का ध्यान नहीं था उस समय उनके लिए बताया गया है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका होमोजेनाइजेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेई के लिए तो भाई फेवरेट है ही आपका, जेई के लिए तो फेवरेट है। ओके, होमोजेनाइजेशन, ठीक। इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होमोजेनाइजेशन क्या है, सबसे पहले तो सुनना, ध्यान से सुनिएगा। ये जो है अभी हम स्ट्रेट लाइन और एक कोई कर्व के लिए देखेंगे। मतलब ये जो है होमोजेनाइजेशन किसी भी दो कर्व के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि वो स्ट्रेट लाइन ही हो एक। क्या बोला मैंने? दो कर्व के लिए हम होमोजेनाइजेशन लगाते हैं, जरूरी नहीं हो। मतलब यहाँ तो हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं क्योंकि अभी आप कुछ ज्यादा पढ़े नहीं हो, इसलिए। अब स्ट्रेट लाइन पहले आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है, तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, उससे समझेंगे, ठीक है। तो बट स्ट्रेट लाइन की जगह
कोई भी दो कर्व हो सकते हैं। आप आगे जो भी दो कर्व पढ़ोगे, वो जितने भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपके पास कर्व अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो वो दो कर्व कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये दो कर्व के लिए है। तो एक कर्व हमने मान लो लाइन ले लिया, स्ट्रेट लाइन LX प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन कर्व क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है, एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन। और एक कर्व आपने ले लिया, मान लो कोई भी एक कर्व ले लिया, कोई भी कर्व कैसे ले लिया हमने, कुछ ऐसा ले लिया। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy। अच्छा एक मिनट, तो इसको आप हटाओ, आप इसको हटाओ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से अब हम अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो मैंने क्या बोला, एक लाइन लिया और एक कर्व लिया। इसका फंडा क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। एक आपने कर्व लिया C, वो कर्व कुछ भी हो सकता है, ये कर्व कुछ भी हो सकता है। और क्या लिया, एक लाइन L। तो मान लो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गए, A और B। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A और B है, मतलब जो पॉइंट A है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, लाइन और कर्व, क्योंकि दोनों को सॉल्व किया ना, उससे तो आया है। तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। और B जो है, इन दोनों A और B इन दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना, अरे नहीं है ना, नहीं, ठीक है। आगे बात समझिए। अब करने क्या जा रहे हैं हम, सुनिएगा ध्यान से, कि ओरिजिन को मैंने A से कनेक्ट किया और ओरिजिन को B से कनेक्ट किया। तो OA और OB क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है, क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब मान लो ये कर्व कुछ हमने हमारे हिसाब से ऐसा ले लिया हमने, क्या ले लिया, ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस by स्क्वायर प्लस vy प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब बोलोगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अरे भाई पेयर क्या, 2 डिग्री का जो इक्वेशन है, 2 डिग्री की इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होती है क्या, तो नहीं होती ना। उसके लिए क्या होता है, डेल्टा 0 होना चाहिए, उसके लिए डेल्टा 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक और पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, कि ये तो हमने होमोजीनियस के लिए एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख ली। हेटेरोजीनियस के लिए, हेटेरोजीनियस मतलब एक्स वाई कांस्टेंट टर्म भी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, क्या करो आप, ये तो हो गया होमोजीनियस के लिए। होमोजीनियस में दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है भाई, ओरिजिन होता है क्या, तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ समझो। एक मिनट उधर से इधर आ जाओ, वो दिख गया तो याद आ गया। होमोजीनियस इक्वेशन में ये आपके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गई। अच्छा एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, तो कहीं कहीं पूछते हैं कि y इज इक्वल टू mx इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो m में कुछ कंडीशन बताओ, ऐसा कुछ दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू mx यदि एंगल बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हमने ये लिखी, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, करना चाहिए, ठीक है। हाँ तो हम कहाँ थे, होमोजीनियस है तो ये इक्वेशन हो गई। अब मान लो हेटेरोजीनियस आ गई, इसमें कुछ कांस्टेंट और x और y का टर्म जोड़ दिया, वो स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तब की बात कर रहे हैं। हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता 2 डिग्री का इक्वेशन, ठीक है। तो उस समय क्या करोगे आप, दोनों लाइन से उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, और मान लो वो आ गया x नॉट कॉमा वाई नॉट, दोनों लाइन का। तो 0 पहले 0,0 था, आप क्या रख दो आप, x नॉट कॉमा वाई नॉट। तो ये इक्वेशन आ गई किसकी, अब ये बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गई गिवन इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये जनरल बोल सकते हैं, इसी में x नॉट वाई नॉट को जो ओरिजिन रख दे, तो फिर होमोजेनियस इक्वेशन के लिए एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब वापस इधर आ जाओ, तो ये कर्व कुछ भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है, हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमने ओरिजिन को A से कनेक्ट किया, ओरिजिन को B से कनेक्ट किया, तो ये एक लाइन L1 हो गई और ये एक लाइन L2 हो गई। अच्छा L1 L2 का मैं प्रोडक्ट करूं, तो एक जो इक्वेशन मिलेगी 2 डिग्री में, वो जो आएगी वो होमोजेनियस इक्वेशन आएगी। कुछ समझ में आ रहा है, मैं जो बोलते जा रहा हूँ आ रहा है ना। ओरिजिन को A से कनेक्ट किया, ओरिजिन को B से कनेक्ट किया, तो मान लो ये लाइन कुछ ले ली मैंने y माइनस कुछ x, मान लो ऐसे समझ लो, या फिर कुछ वेरिएबल के साथ cx ले लो, इसको ले लो y माइनस डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये लाइन होगी ना, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है तो कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। तो मैं L1 L2 का यदि मैं कंबाइंड इक्वेशन निकालूं, तो क्या करूंगा, दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स वाई का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। अरे इनका प्रोडक्ट करोगे तो यही आएगा ना। कहने का मतलब ये है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन आ गई,
क्या आ गई, होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन तो जो है हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि अब आगे जो करेंगे ना तुम गड़बड़ कर देते हो, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें टाइम भी दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, मुझे पता है कि ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर फिर भी क्या है बोला गया है कि दोनों ओरिजिन से पास होने वाली लाइन उनका प्रोडक्ट करता हूँ तो होमोजीनियस पार्ट आता है हमेशा। अब वैसे भी हमने देखा है कि होमोजीनियस 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है तो हमेशा 2 स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, कर्व और लाइन की मदद से, कर्व और लाइन की मदद से एक 2 डिग्री में होमोजीनियस इक्वेशन बना दी। यहां बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाओगे वो देखो। ये क्या लिखा हुआ है, कर्व को लिया मैंने ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा लिखा हुआ है, उसको रीअरेंज करके लिखा है ना। 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है कि x की पावर और y की पावर का सम 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर x की पावर 2, y की पावर 0 तो सम 2, यहाँ y की पावर 2, x की पावर 0 सम 2, यहाँ x की पावर कितनी है 1, y की पावर 1 यहाँ पर, और यहाँ पर x पावर 0 और y पावर 0। तो यहाँ सम 2 है, यहाँ सम 2 है, यहाँ सम 1 है, यहाँ सम 1 है और यहाँ सम 0 है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई देखो, क्या इसको मैं इंटू 1 करके लिख सकता हूँ क्या, अरे समथिंग इंटू 1 वही नंबर होता है ना। इसको भी ऐसा मैंने लिखा 1, ठीक है, और इसको लिख दिया 1। इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये क्या लिखा था 2x, ठीक है, इंटू 1। तो क्या हुआ, इसको हमने किया lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन, तो माइनस एन से डिवाइड कर दिया तो इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 1 की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं क्या, तो जरूरी नहीं हो कि हर एक क्वेश्चन में ऐसा करो, आगे जाके आपको खुद दिमाग लगाना है कि दोनों की मदद से हमें होमोजीनियस पार्ट बनाना है। होमोजीनियस पार्ट मतलब एक्स वाई के कोएफिशिएंट का सम 2 हो। ठीक है, तो ये जो 1 है उसकी जगह मैंने ये लिख दिया, क्या लिख दिया, lx प्लस एम वाई अपॉन में माइनस है, बात समझ में आ गई, प्लस 3y, 1 की जगह फिर से ये लिख दिया अपॉन में, ओके। और यहां पर 1 स्क्वायर क्यों लिखा, अभी समझ में आएगा, lx प्लस एम वाई अपॉन में माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो, क्या देखो कि x y ये तो पावर, मतलब x और y में जितने भी टर्म आपको मिलेंगे उन सब में x की पावर y की पावर का सम 2 है क्या, सारे टर्म में बिल्कुल है क्या। देखो यहाँ तो है ही, x का मल्टीप्लाई इसके साथ x स्क्वायर, x y मतलब होमोजेनियस पार्ट में, होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का टर्म वाई स्क्वायर का और एक्स वाई का होता है। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाई, वाई एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई। तो ये जो है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट आएगा, वाई स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट आएगा और एक्स वाई का कुछ कोएफिशिएंट आएगा। मतलब ये जो लाइन, ये होमोजेनियस इक्वेशन आ गई, ये जो है ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। अब ध्यान से सुनो, क्या ये दोनों लाइन आ रही है, क्या आएगी, क्यों, क्योंकि एक ए जो है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि पॉइंट ए है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब मैं ए रखूं तो ये वैल्यू 1 होगी और ए इसमें रखूं तो भी 0 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने ए पॉइंट रखा तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा, मतलब ये जो वैल्यू है 0 के बराबर तो आएगी। अब इसमें हमने क्या चेंजेस किया, इंटू 1 किया, इंटू 1 किया, इंटू 1 किया, तो 1 की वैल्यू तो रखी है, तो कोई चेंजेस हुआ क्या, तो ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। नहीं आई बात समझिए, क्या आई, कुछ नहीं आई है तो फिर से देख लो। ये वैल्यू 1 होगी, ए और बी के लिए बात कर रहा हूं मैं, ए और बी 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 होने के बाद ये पूरी इक्वेशन इसमें आ गई। अब इसको ए और बी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी 0 हो गया, तो कहने का मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, उसी को तो ये लिखा था, तो ये पूरा 0 हो गया। मतलब इस इक्वेशन को ए भी सेटिस्फाई कर रहा है और बी भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हमने क्या बोला अभी कि ये होमोजेनियस इक्वेशन ओरिजिन से पास होने वाली 2 स्ट्रेट लाइन है और साथ ही साथ ए और बी से पास हो रही है। मतलब जब हमने होमोजेनाइजेशन लगाया,
या होमोजेनाइजेशन मतलब समझ रहे हो, इन दोनों की मदद से होमोजेनियस इक्वेशन बनाए, तो वो जो होमोजेनियस इक्वेशन आ रही है वो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो ये जो इक्वेशन बनी वो ये लाइन और ये लाइन दोनों कंबाइन होके बन गई। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, बहुत ही सिंपल है, और एक जो कॉमन क्वेश्चन बनता है इस पे क्या बनता है, बहुत सारे हो सकते हैं भाई, ये आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए। यदि एक फंडा समझ में आ गया कि कब क्या हो रहा है, कि ओरिजिन से इसको हमने कनेक्ट किया, तो ये जो लाइन आई वो ये दो लाइन है, एक ये लाइन ओ को ए से कनेक्ट किया और बी से, ए बी क्या थे, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपने होमोजेनियस इक्वेशन बनाई तो वो पेयर ऑफ लाइंस आ गई जो ओरिजिन को इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपने कनेक्ट किया। तो अब प्रॉब्लम कैसे बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है कि मैं एक कर्व लूं और एक दूसरा कर्व लूं, यहां पर तो स्ट्रेट लाइन है, एक मैंने कर्व लिया और एक दूसरा कर्व लिया, ठीक है। अब वो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन पे कुछ एंगल बना रहे हैं, कुछ एंगल बना रहे हैं, मान लो वो एंगल दे रखा है, तो हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है इसके लिए, 2√h² माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। और कहीं कहीं एक जो कॉमन पूछते हैं प्रॉब्लम, वो क्या पूछते हैं आपसे कि दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन पे 90 डिग्री बना रहा है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, होमोजेनियस पेयर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है। तो दोनों के लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होना चाहिए, 0। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट का सम कितना होना चाहिए, 0। तो वहां से आपका जो भी उसने पूछा है, कहीं कहीं लोकस भी पूछते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके बाद आपसे बोला है कि जो ओरिजिन से आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया, एक का स्लोप 1 है एक का स्लोप 2 है, तो कुछ पूछ लिया, तो स्लोप आ गया आपके पास, तो ये लाइन आ गई, तो कुछ वेरिएबल होगा तो वो पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें समझ में आ गया भाई। तो ये आपका होमोजेनाइजेशन है। ठीक है, तो पूरा आपका टॉपिक कवर हो गया है, देख लेते हैं फिर भी एक बार कुछ बच गया हो तो। अच्छा ठीक है भाई, आपको मैंने स्पेशल पॉइंट ऑफ ट्रायंगल में स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल में, जैसे ये हो गया आपका ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2, और ये हो गया आपका x3, y3। ठीक है, ये लेंथ है, ये लेंथ c, ये लेंथ b, और ये एंगल b, ये एंगल a, ये एंगल c, ये सब तो जानते हो ना। ठीक है, अब इसमें मुझे सेंट्रॉइड का पॉइंट ऑफ, जैसे हमारे पास स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और एक्सेंटर। तो सेंट्रॉइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, तो क्या करेंगे आप, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ऐसे वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया सेंट्रॉइड। ठीक है, इन सेंटर निकालने के लिए आप क्या करते हो, इन सेंटर निकालने के लिए क्या उसका फॉर्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, और एक्स सेंटर्स में इसके सामने है तो a को माइनस ए रख देते हैं। ठीक है, तो सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर का भी फॉर्मूला है, यदि आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका x1 tan है, मतलब यही वाला एंगल, x1 tan है प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन में tan a प्लस tan b प्लस tan c।
और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 tan a का समेशन अपॉन में समेशन ऑफ tan a। समझ में आ गया? अरे ये क्या लिखा है, y1 tan a प्लस y2, अरे x1 x2 x3 की जगह y1 y2 y3, ठीक है। और सरकम सेंटर निकालना है, दैट इज उसको हमने बोला है o। सरकम सेंटर का भी फॉर्मूला है आपके पास कि x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन में समेशन ऑफ sin 2a, मतलब sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा समेशन ऑफ y1 sin 2a अपॉन में समेशन ऑफ sin 2a। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन में sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ठीक है, तो इनको याद रख सकते हो आप। अच्छा, इसमें एक और कहानी है कि जैसे ये तो वर्टेक्स दे रखे थे, अब मान लो जो पॉइंट है एबीसी, ये लाइंस दे रखी है, मतलब ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन, एबी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, बीसी की और एसी की इक्वेशन दे रखी है। तो सेंट्रॉइड निकालना है तो क्या करोगे आप, यदि तीनों की इक्वेशन दे रखी है तो आपको तीनों पॉइंट पता चल गया, तो तीनों पॉइंट से आप जैसे भी हमने देखा है अभी तक वैसे कर सकते हो, या फिर कुछ आसान चीजें हो सकती है। कैसे कि एक पॉइंट, जैसे मुझे सेंट्रॉइड निकालना है सेंट्रॉइड निकालना है सॉरी, सेंट्रॉइड निकालना है, तो पूरा ना करके आप क्या करो, बी और सी निकाल के ये मिड पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट निकाल लिया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो कहीं कहीं बी और सी दे रखा है और मतलब तीनों लाइन दे रखी है, तो जो अभी तक हमने देखा है ना यार, जैसे सेंट्रॉइड ले लिया तो ये जो रेशो है 2:1, ये तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको सामने आएंगी चीजें। ऑर्थो सेंटर निकालना है तो आप क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर, मतलब इसका स्लोप दे रखा है तो इसका स्लोप पता चल जाएगा आपको। ऐसे ही यहाँ से एल्टीट्यूड डालो, इसका स्लोप यदि दे रखा है तो इसका स्लोप है, क्योंकि m1 m2 -1 होता है, इसका स्लोप जैसे मान लो 2 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/2, और इस पॉइंट से पास कर रही है, और ये इस पॉइंट से तो दोनों एल्टीट्यूड की मान लो इक्वेशन है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो जो हमने पहले कहानी देखी थी स्पेशल पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, जो टॉपिक था, उसमें आपने देखा होगा कि वर्टिसेस दे रखे थे, तब हमने बात करी थी। तो तीनों यदि साइड की इक्वेशन दे रखी है तो आप वर्टेक्स निकाल के भी पूरा कर सकते हो, या फिर जो बेसिक डेफिनेशंस होती है आप वैसे भी जा सकते हो। जैसे सर्कम सेंटर निकालना है और तीनों लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, क्योंकि इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप पता होगा। इसका एक किसी और एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका सर्कम सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हम ये जो फॉर्मूले हैं वो रेयरली यूज करते हैं, या तो कुछ वैल्यूज आसान मतलब आसान दे रखी हो तो यूज करेंगे, या फिर ये जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो है वही लगाएंगे। ठीक है, ओके भाई सुनना, जो लोग ये तुम लोगों की रिपोर्ट आ रही है जैसे कि बहुत सारे चीजें लैग हो रही है, या कुछ लोग का ध्यान नहीं है ना, वो लोग एक पॉइंट नोट कर लो भाई। ठीक है, अभी तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, बट जब जेई पास में आता है ना, और जेई का जब रिजल्ट आता है, उसके बाद जो फीलिंग होती है ना, बहुत गंदी फीलिंग होती है। मतलब गंदी फीलिंग उन लोगों की होती है कि मेहनत नहीं, जिन्होंने मेहनत अपना 100% दिया हो, या 90% भी जो भी दिया हो, उन लोगों के मार्क्स नहीं आए, या जो नहीं आया वो दूसरा कारण हो सकता है। ठीक है, बट तुम लोगों जैसे बहुत सारे लोग वो भी होंगे मुझे पता है, और कोरोना के केस में, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के केस में बहुत सारे होंगे, क्योंकि सभी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है ना, तो पता चले, पर हमें पूरा भरोसा है तुम लोगों पे कि बहुत सारे लोग होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, जब एग्जाम पास में आता है ना, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तब आपको एहसास होता है कि भाई हमने जो साल भर या 2 साल जो भी मक्कारी की है, उसका रिजल्ट तब मिलता है। तब आपको एहसास होता है कि यार शायद से टाइम मुझे वापस मिल जाए, फिर से मैं मेहनत करूं। तो वो फीलिंग नहीं, और बहुत गंदी फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा गंदी फीलिंग होती है वो। ठीक है, हर साल ऐसे बच्चे होते हैं। तो कुछ लोग जो अभी नहीं किए हैं, स्पेशली मान लो 11th वाले भी हैं,
तो उन लोगों के लिए तो काफ़ी टाइम है, जो 13th वाले हैं। आपके लिए भी टाइम तो है, सफिशिएंट टाइम है। यदि कुछ छूट गया है उसको आप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बट मैं तो ये बोलना चाहूँगा भाई, ये टाइम जो निकल रहा है इसको वेस्ट मत करो, क्योंकि जो टाइम निकल गया वो वापस नहीं आएगा, वो टाइम वापस नहीं आएगा, है ना। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा यार, है ना। मैं जो फीलिंग है तुम समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि एग्ज़ाम टाइम पे कुछ बच्चे यहाँ तक कि कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन रहता है उस समय, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो। हाँ, आप अपना 100% दे रहे हो, उसके बाद जो भी रिजल्ट है हमें एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हमें एक्सेप्ट है मतलब तुम्हें भी एक्सेप्ट है, दक्षिणा को भी एक्सेप्ट है, सबको एक्सेप्ट है, पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट है। अपना 100% देने के बाद जो आ रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट मक्कारी करके हम काम ना करें, और काम नहीं करोगे तो ऑब्वियस है कि भाई मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे, ना ही रैंक अच्छी आएगी, ठीक है। काम करोगे तो ये 100% है कि आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे। दक्षिणा में हो तो बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। ये कहाँ सुनी बात नहीं है, ठीक है। आपके सामने एग्जाम्पल है, इस साल का आप रिजल्ट देख लो, इस साल का रिजल्ट देख लो। 496 में से 280 आईआईटीज में एंट्री कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो क्वालिफाई हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग आईआईटी में एंट्री कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 80 स्टूडेंट्स आईआईटी में एंट्री मार रहे हैं। एनआईटी को तो छोड़ दो, एनआईटी में कुछ बच्चे जो अच्छे एनआईटी में भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। और जो क्वालिफाई किए हैं वो तो 350 के अबव है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप मेहनत करोगे ना यार, आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मेहनत करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा आपके सामने, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें, जैसे अब हमें 2 लेक्चर्स में पूरा कवर करना था, पर जहां तक मुझे लग रहा है कि सारे ऑलमोस्ट टॉपिक मैंने कवर किए हैं, आपको ओवरव्यू दे दिया, और जहां इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको फिर अच्छे से बताइए, ठीक है। यदि फिर भी डाउट आता है तो हमारे पास डाउट का प्लेटफॉर्म तो है ही, पूछो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके।